नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ राजेंद्र यादव द्वारा लिखी सारा आकाश का अगला खंड, उत्तरार्ध। सुबह। प्रश्न पीड़ित 10 दिशाएं। अध्याय 1। जब सारा आसमान सलेटी रहता हो, बस पूरब में इस छोर से उस छोर तक छाया बैंगनी प्रकाश धीरे धीरे सुनहला पड़ता जाता हो, और फिर बीच दिशा के कोहरे के भारी भारी पर्दे इधर उधर सरकाकर एक ज्योतिर्मय मुख बाहर झांकने लगता हो। हवा में हल्की हल्की शीतलता बढ़ जाती हो, पास वाले पेड़ के पत्ते हिलने लगते हों और धीरे धीरे नगर जागने लगता हो, तो अपनी छत की मुंडेर के सहारे एक पांव मुंडेर पर टिकाए उस क्षण को देखना और मन की अनेक सतहों पर महसूस करना कैसा आह्लादकारी अनुभव है, ये मैंने पहली बार जाना। पहली बार देखा कि सूरज किस तरह उठता है। कभी लगता गोला तेजी से लट्टू की तरह चक्कर खाता हुआ उठ रहा है, और कभी लगता बहुत ही धीरे धीरे लहरों पर झूमती गेंद की तरह। एक एक चीज को देखता और मन में कोई कहता, अरे मैं तो जानता ही नहीं था कि सूरज निकलने से पहले किरणें इस तरह उठती हैं, जैसे फव्वारे की धारियां उठती हों और सामने वाले ऊंचे तिमंजिले मकान के एरियल का बांस सबसे पहले किरणों का स्पर्श पाता है। हर क्षण लगता जैसे मुझे नया ज्ञान हो रहा है, और इच्छा होती कि कोई पास में खड़ा होता और ये इतनी सारी नई बातें उसे बताता चलता, उसे धीरे धीरे सूर्योदय दिखाता। लेकिन लगा जैसे जिंदगी में खुद मैं ही पहली बार सूर्योदय देख रहा हूं। उन दिनों तो जाने किन अंधेरी कोठरियों में कैद था, देखता ही नहीं था कि मेरे आसपास हो क्या रहा है। अब रोशनी में आया हूं तो लगता है कि इतने दिनों अंधेरे में बंद रहने की झेप आंखें नहीं मिलाने दे रही। सचमुच रोशनी में प्रभा से कैसे बातें कर पाऊंगा, सीधा उसके चेहरे की ओर कैसे देख पाऊंगा, उन आरोप करती उलहने भरी आंखों का सामना कैसे कर पाऊंगा। सबसे बातें करते हुए मुझे कितना संकोच होगा। शायद अब तो घर वाले, बाबूजी इत्यादि खुश हो जाएंगे। अब भाभी इशारे से डॉक्टर को दिखाने को नहीं कहेंगी। हाँ, जिस बात के इशारे से मेरे तन बदन में आग लग जाती थी, उसे याद करके अब खुद ब खुद मुस्कुरा उठा। थोड़ी देर पहले प्रभा उठकर गई थी, न मैंने उसकी ओर देखा था और न वो सीधे मेरी ओर देख पाई थी, और फिर मैं चुपचाप उठकर यहां चला आया। देर तक खड़ा खड़ा देखता रहा। समझ में नहीं आया कि अब क्या काम करूं। लोग मुझे देखें इससे पहले ही मैं चुपके से उठकर निकल जाना चाहता था। तभी ध्यान आया कि प्रभा ने पोस्ट कार्ड मांगा था। सड़कों पर जमादार कूड़ा खुरचते झाड़ू दे रहे थे। दूध की टंकियां साइकिल से बांधे दूध वाले किसी खुले दरवाजे के सामने खड़े थे, और बच्चे को गोद में लिए चादर लपेटे कोई बूढ़े साहब दूध का बर्तन आगे बढ़ाए दूध ले रहे थे। एक जगह तो मैं सचमुच मुड़कर देखने लगा कि दूध वाला जब लुटिया भरकर टंकी से दूध निकालता तो किस तरह उसकी लुटिया या उंगलियों से दूध बूंद बूंद टपकता है। वह दृश्य मुझे बड़ा रोचक लगा, और जब इसका ख्याल आया तो खुद ही मैंने पूछा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। लगता था जैसे रास्ते में मिलने वाला हर आदमी जानता है कि मैं सुख के कितने शक्तिशाली फव्वारे को बलपूर्वक अपने भीतर ही दबाए चल रहा हूं। हर क्षण डर लगता कि कहीं यह बांध टूट न जाए और मैं पागलों की तरह सड़कों पर चिल्लाता हुआ भागना शुरू कर दूं। देखो, मैं सुखी हूं, मैं बहुत सुखी हूं। समझ में नहीं आया था कि अपने इस आनंद को व्यक्त कैसे करूं। प्रभा की इस समय क्या हालत होगी, इस बात की कल्पना से ही मेरा सारा अंग रोमांचित हो जाता था। एक शराब थी जो सूखी बालू पर पड़ी बूंदों की तरह सीज सीज कर अणु अणु में समाई जा रही थी, और सारी धरती नम हो आई थी। कितनी भीषण गर्मी, झुलसाने वाली लू धूप के बाद मैं स्वच्छंद
निर्झर की शीतल शांति को युगों प्यासे की तरह पी रहा था। खूब जोर जोर से आवाजें देने के बाद दिवाकर साहब ने जमाइयां लेते हुए दरवाजे से मुंह निकाला। अरे भाई क्या है, रात को 11 बजे गया और फिर सुबह 7 बजे ही याद हमका। फिर भीतर यह देखकर कि कोई आ तो नहीं रहा, दुष्टता से बोला, तेरी बीवी तो मैके में है, अब बीवी वालों के आराम से क्यों जलता है भाई। बीवी को लेकर किया गया है यह मजाक सचमुच भीतर से मन को गुदगुदा गया। कहना चाहा किस कमबख्त की बीवी मैके में है, लेकिन ऊपर से चेहरा गंभीर बनाए रखकर पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है, चला जाऊं? निकल कर तो देख कितना दिन चढ़ाया है। जो जिसका काम है सो करेगा ही। हम तो अभी आपकी बागों से सोकर उठे हैं, मुंह हाथ धोएंगे। अरे इम्तिहान में इतना पीले हैं भाई, अब जरा सा आराम भी ना करें हैं? लॉर्ड आदमी हैं, तेरी तरह भगवान से ये थोड़ी कह आए थे कि दिन निकलने से 4 घंटे पहले उठूंगा, उठते ही ठंडे पानी में डूबूंगा, फिर सारे संसार को जगाने निकल पड़ूंगा। उसने बैठक के किवाड़ों को पूरा खोलकर कहा, ले आइए तशरीफ। अच्छा तो चलें, अभी तो आप सजने संवरने में ही 2-2.5 घंटे लेंगे। मैं बैठक के भीतर आकर आराम से बैठ गया। आज तो चेहरा बड़ा चमक रहा है। क्या बात है, फर्स्ट डिवीजन में पास होने का सपना देख गए क्या? सुबह सुबह देखे सपने अक्सर सच होते हैं। उसने आलस्य से फिर जम्हाई ली। यार इस इम्तिहान की ही याद मत दिलाया कर, मेरी जान निकल जाती है। पता नहीं पास भी होंगे या नहीं, फेल ही हो गए तो सचमुच हमें मरने की भी जगह नहीं है। सच बात थी, जब जब इम्तिहान या परीक्षा फल का ध्यान आता तो दिमाग से हर बात उड़ जाती, दिल धसक उठता, न जाने क्या होगा। लेकिन एक झटके से इन सारे विचारों को दूर करके मैंने कहा, छोड़ो भाई, इस बारे में बात मत कर, जो होगा तो देखा जाएगा, अभी से प्राण सुखाने की क्या जरूरत। फिर आश्चर्य हुआ, यह भविष्य के प्रति लापरवाही मेरे मन में पहले तो नहीं थी। थोड़ी देर चुप रहकर वो बोला, अभी तक कल की बात पर माता जी का मुंह फूला हुआ है। बताओ, एक दिन अगर अपनी पत्नी के साथ सिनेमा चले गए तो क्या मुसीबत हो गई? इन लोगों की बात ना हमारी समझ में नहीं आती। विश्वास करो, मैंने तो एक भी घर नहीं देखा जहां सास अपनी बहू से खुश हो। 4 लड़के हों तब भी वही बात, और 2 हों तब भी वही। मैं चाहता हूं कि आज ये झगड़ा ना ठंडा हो जाए बस। अच्छा, अभी तक चल रहा है? लेकिन लगा जैसे यह वाक्य मैंने उससे नहीं, अपने आप से कहा। दीवार से सटकर दबी सिमटी प्रभा और दूसरी ओर अम्मा और भाभी की तस्वीर आंखों के सामने आ गई। अचानक आंखें भीग आईं। मुझे अपने रग रग से रोती हुई मुन्नी की आवाज सुनाई देती रही कि भैया भाभी से बोलो। पहले इस आवाज को मैंने सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, लेकिन इस क्षण अपने भीतर से उठती हुई इस आवाज की प्रतिध्वनि से मेरे अस्तित्व का अणु अणु गूंज उठा। मन हुआ मुन्नी से लिपट जाऊं और उसके कान में अपनी आनंद विह्वल वाणी में कूक उठूं। देख मुन्नी, मैं बोला, मैं तेरी भाभी से बोला। लेकिन मुन्नी अब है कहां? उसे तो गड्ढे में धकेल कर उसके मुंह पर पत्थर लगा दिया है। मुझे लगा जैसे मुन्नी मेरे भीतर अपनी मुक्ति के लिए तड़फड़ा रही है। उसने मुझे एक गड्ढे से निकाल लिया था और खुद उसमें जा गिरी थी। काश जरा पहले वो मुझे निकाल लेती तो मैं उसे उस नरक में कभी न जाने देता। दिवाकर की किसी बात से मैं चौंक कर सिटपिटा उठा। कहीं इसने समझ तो नहीं लिया कि मैं क्या सोच रहा हूं। यह मेरी बहुत बुरी आदत है, यूं बातें करते करते सोचने लगता हूं। दिवाकर कह रहा था, समर, कल हमारे एक चचेरे भाई आने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि माता जी की नाराजगी आज ही ठीक हो जाए तो अच्छा है। पिछली बार आए थे तब तो मैं तुम्हें मिला नहीं पाया था। बाबा रे, कितना घूमा है उन्होंने भी।
कोई शहर नहीं छोड़ा। लेकिन भाई अपनी ये चोटी वोटी कटा ना, अगर कहीं वे इसका मजाक बनाने लगे और तू बुरा मान बैठे। ऐसे ही हैं वो जरा, उन्हें ये ढोंग वोंग कम ही पसंद है। ये ढोंग क्या? अपना अपना विश्वास है। अच्छा विश्वास है कि आप अलग जा रहे हैं और हिंदुत्व का झंडा अलग फहराता जा रहा है। इसकी एक उपयोगिता जरूर है, किसी से लड़ाई हो जाए तो लपक कर सबसे पहले चोटी पकड़ो। दूसरा आदमी हिलेगा डुलेगा लेकिन कर कुछ नहीं सकता। हाँ, इम्तिहान के दिनों में उसे खूंटी से बांधकर पढ़ा भी जा सकता है। और वो खुद ही हंस पड़ा। तुम खाने पीने और भोग विलास में मस्त रहने वाले जीव, तुम्हें क्या मालूम विश्वास और आत्मा का आनंद क्या होता है। कहने को जो मन हो सो कह लो, लेकिन समर बाबू, दुनिया में इसकी सिवा है ही क्या। कभी कभी हम भी तुम्हारे मंदिरों में पहुंच जाते हैं, वहां चीजें बड़ी छटी छटी आती हैं। चला हमेशा से वही आया है, उसके आसपास शब्द जाल चाहे जैसा फैला लो। मुझे याद आया, मंदिर गए तो जैसे मुझे युगों हो गए। फिर भी गंभीरता से कहा, देखो दिवाकर, ये अपने विश्वासों की बात है, ठीक है। हर देश के वस्त्रों, रहन सहन या विचारों की एक संस्कृति होती है। हम लोग अपनी संस्कृति का अध्ययन नहीं करते और इस तरह के लोगों के कारण ही देश की यह हालत होती जा रही है। हम लोग पतित होते चले जा रहे हैं। अपनी चीजों, अपने देवी देवताओं का तो हम यूं मजाक उड़ाएंगे और हर विदेशी चीज के पीछे भागेंगे। जब मैंने अपनी बात शुरू की थी तो ध्यान था कि काफी लंबा और प्रभावशाली भाषण देकर इसे समझाऊंगा, लेकिन बीच में ही अचानक मुझे गणेश जी को मिट्टी का ढेला मानकर बर्तन मांज लेने वाली घटना का स्मरण हो आया। प्रभा ने अच्छा किया, इस बात को मैं अब भी नहीं मानता, लेकिन यह बात मुझे तभी से अनजाने रूप में रह रहकर काट रही थी कि मेरा व्यवहार घोर अनुचित, एक हद तक अमानुषिक था। तभी एक क्षण को लगा कि आज प्रभा मेरे सारे व्यवहार की सफाई मांग ले तो अपने किए काम की क्या कहकर सफाई दे पाऊंगा। शायद मेरे पास ईमानदारी से अपने अनेक कामों की कोई सफाई नहीं है। तैश में दिवाकर बोला, देसी और विदेशी की बात नहीं जानता, लेकिन देशी पने का नाम लेकर कार्टून जैसी सूरत बनाए रखना भी मुझे पसंद नहीं है। मेरी बात का बुरा ना मानना, लेकिन अगर मैं पूछूं कि ऊंची ऊंची बिना क्रीज इस्त्री की पतलून और गंदी सिकुड़ी कमीज या अंग्रेजी ढंग से कटे बालों से लटकती लट्टू जैसी गांठ वाली चोटी ही अगर देशी पना है, तो भाई हम इसे ना दूर से ही प्रणाम करते हैं। मुझे समझाओ, अगर इसी देश में आदमी जरा ढंग से रहने लगे तो विदेशी कैसे है। ये सब नहीं रखना तो सिर पर फिरवाइए मशीन और खादी का मोटा धोती कुर्ता पहनिए, ताकि हवा चलने पर टांगों से अलग धोती स्वतंत्रता दिवस के झंडे की तरह फहराए और आप उसे संभालते उसके पीछे पीछे भागे। मेरा चेहरा लाल हो आया। मुझे लेकर वो कई बार ऐसा कह चुका है और हर बार मैंने इसे व्यक्तिगत पसंद और विश्वास कहकर टाल दिया है। कभी कभी कई दिन अनबोला भी रहा है। अब इस मूर्ख को कैसे समझाऊं कि मेरे पास इन कपड़ों के सिवा दूसरे नहीं हैं। मुझे प्रभा की फटी और थिगलिया लगी धोती का ख्याल हो आया, लेकिन जैसे ही प्रभा का चेहरा सामने आया मैं दिवाकर की सारी बकवास भूल गया और बोला, अच्छा अच्छा बाबा, अब बस भी कर, कॉलेज की डिबेट थोड़ी ना, सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब कर। लेकिन आज अचानक आपकी प्रसन्नता के मूड का कुछ अता पता तो दो। बात मेरे होठों तक आ गई। दबाकर बोला, यूं ही यार, मतलब कोई खास बात नहीं है। अच्छा तू भी अब नहा धो और मुझे भी चलने दे, मुझे कई बहुत जरूरी पत्र डालने हैं। ला 2-4 पोस्टकार्ड दे दे। सहसा मेरा सारा शरीर सिहर उठा। मुझे प्रभा का पोस्टकार्ड मांगने का ढंग याद आ गया। कहाँ कहाँ डालने हैं कुछ बता तो सही, हमारा भी रोल नंबर याद रखना। किसके पास पहुंच गई हैं कॉपियां। वो हंसा, फिर गंभीर हो गया।
यार इधर उधर कुछ पहुंच निकालो ना। सुना है दुनिया भर के लड़के वो दिग्विजय करने निकल पड़े हैं, जिनसे कभी जन्म जिंदगी नहीं मिले उनके पास जा धमकते हैं और रौब से काम निकलवा लेते हैं। लगता है अगर इस बार कोई उठा धराई नहीं करेंगे तो जिंदा नहीं बचेंगे। उसके माथे पर चिंता की सिलवटें उभर आईं। उसका चेहरा देखकर परीक्षा में पास होने न होने की विभीषिका फिर छाती पर झूलने लगी। मैं फिर अपने में खोकर फेल हो जाने के बाद की प्रतिक्रियाओं को सोचता रहा। पूछा, क्या सोचा है आगे के लिए तुमने? थर्ड ईयर ज्वाइन करोगे या किसी और लाइन में जाओगे? अरे यार पास तो हो जाए पहले, फिर कुछ सोचे भी। अगर कहीं फेल हो गए तो 1 साल की पिसाई और हो जाएगी। रोज मंदिर में दर्शन करके जाना और दुनिया भर के सगुन मनाना बेकार चला जाएगा। तुम तो फर्स्ट डिवीजन ला रहे हो, तुम्हें चिंता क्या है? मुसीबत तो हमारी है। दिवाकर का मेरे बारे में यह ख्याल है जानकर अच्छा लगा, लेकिन भीतर के उल्लास को दबाकर कहा, अरे भाड़ में जाए फर्स्ट डिवीजन, बस पास ही हो जाए तो जाकर हनुमान जी को ₹100 का प्रसाद चढ़ाएंगे। मुझे अपने फर्स्ट डिवीजन में आने का पूरा विश्वास था। बात मन में आकर रह गई कि अगर घर की तरफ से जरा सा भी साथ होता तो मैं दिखा देता फर्स्ट डिवीजन क्या होता है। अच्छा, ये ज्यादा बनना बनाना छोड़ो, आगे तुम्हारा क्या करने का इरादा है? हमारे अब्बा जान तो पीछे पड़े हैं कि आगे पढ़ने लिखने में कुछ नहीं रखा। अभी उम्र है, थानेदारी में चले जाओ, रौब का रौब रहेगा और ऊपर की आमदनी अलग। मगर मेरा मन नहीं करता यार समर, थानेदारी में कहाँ मारे मारे फिरेंगे। कहीं किसी गांव नगर में फेंक दिया तो आदमी की सूरत देखने को भी तरसेंगे। किरण तो रो रो कर मर जाएगी। गहरी सांस लेकर दिवाकर बोला, फिर यह ऊपर की आमदनी, बाबूजी अभी अपने जमाने की ही बातें सोचते हैं। दिवाकर की बात मुझे छू गई, फिर भी बोला, तुम्हारी क्या आफत, मुसीबत तो हमारी है। समझ में ही नहीं आता कि किया क्या जाए। पढ़ाई तो हमारी बिल्कुल रुक गई समझो। अब कहीं 150 रुपए की नौकरी मिल जाए तो काम चले। बेवकूफ हुए हो क्या? सुनो, इस सबको तो जाने दो कुएं में। कहना मानो, हम दोनों थर्ड ईयर ज्वाइन करेंगे। दिवाकर ने सांत्वना के स्वर में कहा। नहीं दिवाकर, अपनी सीमाएं देखकर ही सोचना चाहिए। हमारे घर की हालत ऐसी नहीं है। इस बार कुछ ना कुछ तो करना ही है। आगे की बात तो अब किसी भी तरह चलती दिखाई नहीं देती। मैं तो अभी से तलाश में हूं कि कुछ मिले तो करने लगूं। तुम कुछ कर सकते हो तो बताओ ना। मुझे भाई साहब की बात याद आ गई। मैं भी तो यही कह रहा हूं जनाब, इन बातों में कुछ नहीं रखा। अगर अच्छी डिग्री होगी तो नौकरी भी अच्छी मिलेगी, नहीं तो बस किसी लाला के 40 रुपए के मुनीम हो जाना। इंटर पास वालों को कोई नहीं पूछता। इस तर्क के सामने मैं बिल्कुल निरुत्तर हो गया। सच ही तो है, कौन देगा मुझे नौकरी? यथार्थ के इस रूप को देखकर मैं घबरा गया। टालता हुआ बोला, अरे छोड़ो भी यार, पहले रिजल्ट तो आ जाने दो। और मैं उठ खड़ा हुआ। रोज रोज अपनी नौकरी के लिए इस बेचारे से भी कहां तक कहूं। अगर होती तो यह क्या कसर छोड़ देता। बैठक के बाहर आता हुआ बोला, अच्छा अब तुम नहाओ धो। तभी फिर याद आ गया, और हाँ वे पोस्ट कार्ड। हम तो होली दिवाली नहाते हैं भाई। कहता हुआ वो भीतर पोस्ट कार्ड लेने चला गया। चिंताएं इस पर भी कम नहीं है, लेकिन रहता कैसा मस्त है। सिर्फ एक पोस्ट कार्ड मांगने में शर्म लगती थी, इसलिए मैंने 4-5 मांगे थे। पोस्ट कार्ड लेकर कहा, इन्हें लौटा दूंगा। अरे हाँ, वो रसीदी कागज तो मैं लाया ही नहीं जिसमें इन्हें लौटाने की लिखा पड़ी होगी। और वो हंस पड़ा। अच्छा तो अब बता दे, आज इतना खुश क्यों है? इस बार सचमुच मैं खुलकर मुस्कुरा पड़ा। बाहर निकलते हुए ही कहा, प्रभा आ गई है, और चला आया। अच्छा बेटा। पीछे से दिवाकर की आवाज सुनाई दी।
लेकिन जिस झेप के कारण मैं सुबह से आंखें चुराता और मुंह छिपाता घूम रहा था, संध्या तक दूर हो गई और मुंह पर एक अनजान दृढ़ता आ गई। हाँ, मैं अपनी पत्नी से बोला हूं, इसमें किसी का क्या। अपने पर भी झुंझलाहट आने लगी। इसमें झेपने और लजाने की ऐसी बात क्या थी। दिवाकर के यहां से आया तो मन में चाशनी खुल रही थी। बरसों बाद जी हल्का हुआ था, जैसे सालों बाद जेल से छूट कर आया हूं। रह रहकर एक अजीब दया के साथ मन पिघल उठता था। बेचारी ने क्या क्या नहीं भुगता है इस बीच। मुन्नी को छोड़कर कोई भी तो नहीं था जो उससे सहानुभूति रखता हो। घर भर में किसी से एक पोस्ट कार्ड मांगने की हिम्मत नहीं कर सकी। हद है। सबसे अधिक आश्चर्य मुझे भाभी पर होता था। उनका जब अभी से यह रवैया है तो सचमुच सास होने के बाद तो पता नहीं क्या जुल्म ढाएंगी। वह कतई नहीं सोचती कि वह भी तो प्रभा की तरह ही बहू हैं। उनके बहकावे में आकर मैंने जो कुछ किया उससे गर्दन शर्म से झुक जाती है। इधर उधर भटक कर जब घर पहुंचा तो 2 बज गए थे। नल पर खड़े खड़े बाबूजी धार के नीचे एक दूसरे से रगड़कर पांव धो रहे थे। देखते ही बोले, नवाब साहब, कहाँ मटर गश्ती कराए? न खाने की चिंता न पीने की। मुझे बुरा लगा। प्रभा ने सुना होगा तो क्या समझेगी। फिर भी जानता था कि बात किसी न किसी तरह घूम फिर कर मेरे कुछ ना करने पर ही आएगी, इसलिए बाबूजी के मिलने से डर भी गया। दबे स्वर में कहा, दिवाकर के पास गया था, नौकरी वगैरह की बात करते हुए देर हो गई। सहसा बाबूजी के स्वर में नमी आ गई। हाँ, कुछ करो बेटा, अब ऐसे कैसे काम चलेगा? भीतर आया तो अम्मा के सामने पड़ा। अब पढ़ाई नहीं तब भी सारा दिन घूमना। 2 बज गए, यह कोई खाने का वक्त है? रात को भी पता नहीं कै बजे आया था। भीगी बिल्ली बना चौके में जा पहुंचा। चुपचाप पटरा खींचकर बैठ गया। प्रभा ने जब खाना ला रखा तो एकदम चिहुक गया। अनजान की तरह सिर उठाकर देखा। उसके खुले चेहरे पर एक अजब संयत गांभीर्य था। पलकें झुकी थीं, होठों में हल्की मुस्कुराहट का आभास हिलोरें ले रहा था। चेहरा सूखा जरूर था, लेकिन आज एक अजब संतोष की आभा से दिप रहा था, जैसे बरसों बाद दर्पण से धूल पोंछ दी गई हो। मन हुआ उस दर्पण को बस देखता रहूं, देखता रहूं। मन में उससे कुछ बोलने की उत्कट इच्छा हुई, लेकिन समझ में नहीं आया कि क्या बोलूं। उस क्षण लगा जाने कब से मैं प्रभा की आवाज सुनने को तरस उठा हूं। शायद कभी अच्छी तरह सुनी भी नहीं है। बिना देखे आवाज से ही पहचानना तो शायद मेरे लिए असंभव हो जाएगा। लेकिन उसकी आवाज पहचानता भी कैसे? मुझे तो ध्यान भी नहीं है कि कभी वो बोलती भी है। चुपचाप सख्त चेहरा लिए बस काम किए जाती। खाना रखकर वो जाने लगी तो देखा कितनी गंदी धोती पहने है। एक एक फुट पर फटी और सिली है। ये पहनने लायक धोती है? इसे क्यों लादे हुए है ये? दूसरी धोती नहीं है? शादी पर मिली होंगी धोतियां साड़ियां सब कहाँ हैं? अब जब लौट कर आएगी तो इस बारे में बातें करूंगा। मैंने इन दिनों बेचारी को छोड़ा सो तो छोड़ा ही, सारे घर वालों ने, खासतौर से अम्मा ने भी यह सोचना छोड़ दिया कि इसे किसी चीज की जरूरत पड़ती है। वे तो माँ की जगह हैं, उन्हें तो इतना पक्षपात नहीं बरतना चाहिए था। भाभी की तो लड़की क्या हुई, बस राज करने का आदेश मिल गया है। अक्सर अपनी कोठरी में ही रहती हैं, वहीं खाना पहुंच जाता है। मुझे पता है अम्मा की आंखों से छिपाकर 4-6 धोतियां जरूर उन्होंने अपने पास रखी होंगी, लेकिन वे देंगी क्यों? और यह बात याद करके मेरा रोम रोम कांप उठा कि जनवरी फरवरी की भीषण ठंड भी इसी प्रकार की धोतियों में निकल गई है। क्या बीती होगी इस बेचारी पर भी उन दिनों।
कोई साथ देने वाला नहीं, कोई जरूरतें कहने वाला नहीं, किसी से बातें भी नहीं कर सकती। और वह भीषण जाड़ा, जब हाथ बाहर करने की हिम्मत न पड़े। फिर आंखों में आंसू आ गए। प्रभा रसोई की उस छोटी सी दीवार की ओट में बैठी थी। आज इतने दिनों बाद विवाह की वह घटना याद हो आई। वह इसी तरह चौके में बैठी थी। इतना ही हाथ बाहर निकला दिखाई देता था और मैं थाली में ठोकर मारकर दंदनाता चला गया था। उस दिन इसी हाथ में काले पतले फीते से बंधी छोटी सी रिस्ट वॉच गोरी मासल कलाई पर कैसी खिल रही थी। आज देखा तो स्तब्ध रह गया। उस दिन ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उस दिन का हाथ ज्यों का त्यों याद हो आया। चौका बर्तन और घर के काम धंधे में लगे रहने के कारण खाल काली पड़ गई थी और सूख कर भुरभुरी हो आई थी। ऐसा लगता था जैसे हड्डी पर पतली सी खाल कसकर मढ़ दी गई हो। निगाह खुद पांवों पर चली गई। मैल और देखभाल के अभाव में दोनों पंजे काले पड़ गए थे और एड़ियों से लंबी लंबी बिवाइयां झांक रही थीं। न जाने कितने आमोद प्रमोद आशा आकांक्षाओं में पली यह लड़की कैसे गाजे बाजे के साथ हमारे यहां लाई गई थी। और आज थाली को बहुत ही धीरे से, ताकि प्रभा को बुरा न लगे, सरका कर मैं उठ खड़ा हुआ। प्रभा चौंकी, ऊपर मुंह उठाकर उत्सुकता से मेरी ओर देखा। देखने का वही रात वाला ढंग कौंध गया। आह, उसकी आंखें निश्चल, भोली और बड़ी बड़ी थीं, लेकिन चारों ओर काले घेरे बने हुए थे। मुझे उन घेरों के साथ प्रभा का चेहरा ऐसा भयानक लगा कि मैंने झट निगाहें दूसरी ओर घुमा ली। बड़ा झिझकता सा स्वर सुनाई दिया। क्यों? अकारण ही छाती में गोला सा उमड़ आया और लगा जरा सा बोलते ही मैं रो पड़ूंगा। जैसे तैसे निचला होंठ चबाकर बड़ी मुश्किल से बताया कि दिवाकर के यहां से खा आया हूं, भूख नहीं है। और झट बाहर निकल आया। बाहर अम्मा चुपचाप बैठी टिकटी पर कोई धार्मिक पुस्तक रखे अपने मोटे मोटे शीशे वाले चश्मों से पढ़ रही थीं। अपनी कोठरी के लिए मैं जीने पर चढ़ने लगा। जीने से ऊपर छोटा सा जंगला सामने ही खुलता था। वो भाभी के कमरे का था। सहसा भाभी का स्वर सुनकर ठिठक गया। वे कह रही थीं कि दोनों अब तो आपस में बोलने लगे। कौन? भाई साहब की आवाज थी। ध्यान आया आज तो रविवार है। समर लाला जी, छोटी बहू से। मुझे लगा आवाज में कहीं हल्का व्यंग है। अच्छा। भाई साहब भी चौंके। लगा करवट बदलकर सीधे हो गए। तुम्हें कैसे मालूम? खाना खाने के बाद इलायची लेने कुंवर लाला जी आए थे, वही बता रहे थे। और बिना पूरी बात सुने मैं ऊपर भाग आया। कोठरी बंद करके अपने बिस्तर पर औंधा लेटकर बुरी तरह रोने लगा। सांझ को फिर अपराधी की तरह निकल गया और सारे समय निर्लक्ष्य भटकता रहा। सुबह से छाया हुआ आनंद का नशा उतर चुका था। अब तो एक भर्त्सना और एक धिक्कार मन को लगातार कचोट रहा था। बार बार अंतर्यामी के सामने गिड़गिड़ाता, मुझे दंड दो भगवान, मुझे दंड दो। मैंने एक निरीह अबला पर घोर अत्याचार किए हैं। उसे नार की यातनाएं दी जाती रहीं और मैं चुपचाप देखता रहा। कहां चली गई थी मेरी आंखें? ठीक है, मैं तो लड़का था, लेकिन इन अम्मा बाबूजी को आखिर हो क्या गया था? और प्रायश्चित की यह भावना मुझे खींचकर मंदिर में ले गई। मैं वहां सूनी सूनी आंखों से देर तक एकटक देखता रहा। हर चीज का विश्लेषण मैं इस तरह करता जैसे एक युग के बाद विदेश से लौटा हूं और देखता हूं कि मेरे पीछे कितना कुछ घट गया है। इस प्रायश्चित और दया की भावना तथा हर चीज को नए सिरे से देखने की प्रक्रिया के साथ ही साथ मन की अनेक सतहों पर रात की व्याकुल प्रतीक्षा भी चल रही थी। और आखिर जब मन कहीं नहीं लगा, लौट आया। देखा, इस बीच में सबकी निगाहें मेरे प्रति बदल चुकी थीं।
प्रभा रसोई में थी। अम्मा के पास बैठी भाभी कुछ घुसुर फुसुर कर रही थी। घर में प्रवेश करते ही जाने कैसे पता लग गया था कि मेरे और प्रभा के आपस में बोलने की बात अब सारे घर में जानी जा चुकी है। सब मुझे इस तरह देख रहे थे मानो अजायब घर से छूटा हुआ जानवर हूं। मैं तब से सोच रहा था कि जब सब लोग इस बात को जान जाएंगे तो मुझे कैसी लज्जा लगेगी। सबकी निगाहों का सामना मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन इन चुभती निगाहों को देखकर भीतर अजब सी झुंझलाहट भर गई। अगर मैं प्रभा से बोलने भी लगा तो इसमें ऐसी कौन सी अनोखी बात हो गई कि यूं उसे चर्चा का विषय बना लिया जाए। यह ढोल पीटकर हल्ला मचाने की बात है। अरे पति पत्नी कल नहीं बोलते थे, आज बोलने लगे, इसमें कोई इतनी दिलचस्पी क्यों ले। चारों तरफ के वातावरण के प्रति उपेक्षा का भाव धारण किए हुए मैं इस तरह व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था जैसे मेरे जीवन में कुछ भी नया या महत्वपूर्ण नहीं हुआ। जैसे ही खाना खाकर उठा कि अम्मा बोली, अरे समर, जरा अपने बाबूजी को तो बुला दे, वो भी गरम गरम खा लेंगे, फिर खाना ठंडा हो जाएगा। कहाँ गए हैं? मैंने पूछा। बच्ची को घुमाने ले गए हैं। बाहर वो नवल किशोर पंडित जी की बैठक में बैठे होंगे। बच्ची भी तो भूखी होगी। मुझे इस बात पर भी गुस्सा आया। अम्मा इस तरह बोल रही थी जैसे मैं मना कर दूंगा। फिर अपने गुस्सा होने के स्वभाव पर हंसी आई। मुझे यह हो क्या गया है। बाबूजी कुर्सी पर दोनों पांव ऊपर समेटे बड़े आराम से बैठे थे और हमेशा बीमार पड़े रहने वाले नवल किशोर उनकी ओर करवट लिए सुन रहे थे। उसी मोहल्ले के 2-3 और भी लोग बैठे बैठे ध्यान से सुन रहे थे। बाबूजी का अनेक बार का दोहराया हुआ भाषण ठीक उन्हीं शब्दों में चल रहा था। और सच पूछा जाए तो अपनी भारतीय सभ्यता को यह सभ्यता पा थोड़ ही सकती है। यूं हाथ पांव चाहे जितने मार लें, आज कल तो पता नहीं चलता कि यह दुनिया किस रसातल में जाकर टिकेगी। और भाई साहब, दोष किसे दें, सब अपने किए का फल है। जो मार्ग हजारों साल सोच समझ कर अपने ऋषि मुनियों ने बनाया, उसे तो आज के लड़के कहते हैं ये जंगलियों के बनाए गए नियम हैं। बोलो, अपने पुरखों को जंगली कहते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आती? और साहब, मानना पड़ेगा उनके दिमाग को। एक एक नियम क्या सोच कर बनाया है कि दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। जातियां बनाई, सबके कर्म निर्धारित किए, सब अपने कायदों में चलें तो यह सब चीख पुकार। नवल किशोर जी को लगा कि इस विषय पर बोलना तो उनका अधिकार है। अधीर होकर बोल पड़े, भगवान मनु ने मनुस्मृति में कहा है कि। मैं सोच रहा था कि बाबूजी अपनी बात तोड़ें तो मैं अपनी बात कहूं। अब झिझकते से कहीं डांट न दे। एकदम बोला, बाबूजी आपको बुलाया है। अच्छा अच्छा, चल रहे हैं, भीतर जाकर बच्ची को ले आ। वे बिना ध्यान दिए बोले। मैं पंडित जी के यहाँ शुरू से ही आता जाता रहा हूं। पंडित जी की पुत्रवधू बैठी बैठी बच्ची को खिला रही थी। मैंने कहा, भाभी इसे बाहर बाबूजी मांग रहे हैं। इन्हीं के पतिदेव उस दिन मार मार कर शरणार्थी को निकाल रहे थे। मेरी आवाज सुनकर पंडिताइन बाहर निकल आई। देखते ही पूछने लगी, कौन? समर? अरे बेटा, तूने तो आना जाना ही छोड़ दिया। इम्तिहान हो गए? बड़ा अच्छा हुआ बेटा। अरे हाँ, हमने सुना तू अपनी बहू से बोलता नहीं था, अब बोलने लगा है। अच्छा है बेटा, अपनी बहू से तू नहीं बोलेगा तो और कौन बोलेगा। ऐसी बातें तो होती ही रहती हैं, इनके मारे क्या बोलचाल छोड़ी जाए है। बोले तो है बेटा, पर ऐसी अनीति तो उठाइयो मत जैसी हमारे विष्णु ने उठा रखी है। मंदिर का सारा चढ़ावा बुझावा अपनी बहू की छाती पर ला धरे। तेरी कसम बेटा, जो एक पैसा भी देता हूं, अच्छी अच्छी मिठाई अपने मिल के खा डाली, जूठन जूठन उठा के हमारे आगे डाल दीनी। भैया, बुढ़ापे में हमारी मिट्टी तो इन नासपीटों ने ऐसी खराब कर दीनी है कि न दिन देखे न रात।
रात दिन हा हा हू करते रहे। कोई देखता रहो, कोई सुनता रहो, इन्हें रत्ती भर चिंता नहीं है। मंदिर में क्या आवे क्या जावे, हमें तो भैया भनक तक नहीं लगे। हम दोनों बखत यही प्रार्थना करें कि हे भगवान, अब तो तू हमें उठा ले। पर समर भैया, ये भी तू सुन लीजो, जो दोनों बखत के कलाकंद चली आ रही है, सो सब पंडित जी की माया है। बाद में एक पैसा नहीं चढ़ेगा, तब दाल आटे का भाव पता चलेगा। अभी तो सब हरी हरी सूझ रही है। और पंडित जी के मर जाने की कल्पना से या किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से उनका गला भर रहा आया। वे आंखों पर पल्ला रखकर सिसकने लगी। बिसन की बहू ने सास की तरफ ठेंगा दिखाया और मुस्कुराते हुए बच्ची मुझे दे दी। जाने क्यों बच्ची को लाते समय अपनी भाभी की डॉक्टर को दिखाने वाली बात याद हो आई। मैं खुद ही फिर मुस्कुरा उठा। तो मित्रों, ये था सारा आकाश के दूसरे खंड उत्तरार्ध का पहला अध्याय। अगला अध्याय हम जल्द ही लाएंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।